નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું ધોરણ 10 ગાલા અસાઇનમેન્ટ પેપર સોલ્યુશન, તેમાં હિન્દી વિષયના પ્રશ્નપત્ર 6નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું। જો તમે હજુ સુધી મારા વોટ્સએપ ગ્રુપ અને ટેલિગ્રામ ગ્રુપને જોઈન ન કર્યા હોય તો અવશ્ય કરી લેજો। વોટ્સએપ ગ્રુપમાં તમને હવે પછીની માહિતી જોવા મળશે, અને જો તમે ટેલિગ્રામ ગ્રુપ જોઈન કરશો તો તમને હવે પછીની અને પહેલાંની પણ બધી માહિતી જોવા મળશે। તેથી તમે મારું વોટ્સએપ ગ્રુપ અને ટેલિગ્રામ ગ્રુપ બંને જરૂરથી જોઈન કરજો। જો તમને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરી તમારા મિત્રો સાથે વધુમાં વધુ શેર જરૂરથી કરજો, અને જો તમે ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। હું છું ડિપેન્સ સર, અને ચાલો વિડીયો શરૂ કરીએ। પ્રશ્નપત્ર 6 વિભાગે ગદ્ય વિભાગ, તેમાં આપણને સૌથી પહેલાં આપેલ છે निम्नलिखित प्रश्नों के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तेमा पहलो प्रश्न, जीवन की समस्या को किसने ठीक समझा? तो तेमा जवाब आवशे बी एटले के चीनियोने। बीजू, परमाणु में क्या नहीं होता? तो तेमा जवाब आवशे अणु एटले के ऑप्शन ए। ત્યારબાદ છે સહી વિકલ્પ ચुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ત્રીજો પ્રશ્ન, सेवा समिति का आरंभ खाली जगह में हुआ? तो तेमा जवाब आवशे शाहजहांपुर। ત્યારબાદ ચોથો, नंदन के अनुसार खाली जगह का अंत नहीं था? तो तेमा जवाब आवशे बीजो ऑप्शन एटले के बहस। ત્યારબાદ જોઈએ, निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पांचवा प्रश्न, जो लंबा भाषण कर सकता है? तो तेमा जवाब आवशे क एटले के उसके लिए जवाब देना बड़ा आसान होता है। छठवां प्रश्न, सदानंद का मन प्रसन्नता से नाच उठा क्योंकि? तो तेमा जवाब आवशे ब एटले के मारवाड़ी सेठ ने एल्बम खरीद लिया था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। आठवां प्रश्न, किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी? उत्तर, काकी के पूड़िया देने की खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी। मित्रों, एक वाक्यवाળા પ્રશ્નમાં સાતમો અને છઠ્ઠો પ્રશ્ન મળેલ નથી, તેથી તે હું બતાવી શક્યો નથી, તે માટે માફ કરજો, અને નવમો પ્રશ્ન પણ અહીં મળેલ નથી। ચાલો તો ત્યારબાદ જોઈએ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तेमा 10वां प्रश्न, उज्जयिनी की राज्यसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती है? उत्तर, कालिदास ने ऋतु संहार की रचना की थी। उज्जयिनी की प्रजा ऋतु संहार के लेखक कालिदास को जानती थी। उज्जयिनी के सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार को पढ़ा और उसकी प्रशंसा की। इस कारण उज्जयिनी की राज्यसभा कवि कालिदास का सम्मान उन्हें राजकवि का पद देकर करना चाहती थी। 11वां प्रश्न, सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? उत्तर, टेल्को कंपनी के विज्ञापन में स्त्री पुरुष का भेदभाव देखकर सुधा चौंक गई। सुधा ने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के उच्च अधिकारियों से अपना विरोध प्रकट करेगी और सूचित करेगी कि उनकी कंपनी ऐसा अन्याय कर रही है। तेना अथवा एक प्रश्न है, ते जोइए। खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। कैसे? उत्तर, मनुष्य के सुख दुख का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर भी पड़ता है। यदि हमारे चेहरे
पर खुशी है तो दूसरे भी हमें देखकर खुश होंगे, और अगर हम दुखी तो वे भी दुखी हो जाएंगे। इसलिए सबको प्रसन्न रखने के लिए हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है कि हम खुश रहे। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। 12वां प्रश्न, ऊर्जा के बारे में संक्षेप में लिखिए। उत्तर, ऊर्जा का सरल अर्थ होता है शक्ति। ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ऊर्जा हमारे जीवन में गति लाती है। ऊर्जा की विशेषता है कि ऊर्जा को उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा के कई प्रकार हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा का उपयोग करके कई कार्य किए जा सकते हैं। ऊर्जा हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऊर्जा के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। ત્યારબાદ જોઈએ निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। 13वां प्रश्न, आज जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। उत्तर, आज धन दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसके पास जितना धन वह उतना ताकतवर ऐसा माना जाता है। जिसके पास धन है समाज में उसे ही सम्मान मिलता है। जो अमीर है वह ज़्यादा अमीर बनने में लगा है। हमारा समाज भी अमीर और गरीब ऐसे दो हिस्सों में बंट गया है। अमीर और गरीब होता जा रहा है। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। धन के कारण ही मनुष्य की सोच भ्रष्ट हो गई है। मनुष्य का उद्देश्य एकमात्र धन कमाना ही हो गया है। इसलिए यह कह सकते हैं कि आज जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। તેના અથવામાં એક પ્રશ્ન છે તે જોઈએ। कविता आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियाँ रघुवीर चौधरी द्वारा लिखित एकांकी रचना में से ली गई है। एकांकी में यह पंक्तियाँ गोपी द्वारा कही गई है। इन पंक्तियों के द्वारा गोपी कहना चाहती है कि कविता आत्मा की कला है। यह केवल शब्दों का समूह नहीं है, लेकिन कवि के कोल हृदय की भावना है। यह हमारे मन को शांति देती है और हमें प्रेरणा मिलती है। हमें अपनी आत्मा का सौंदर्य निखारने के लिए तथा अपनी संवेदना को जगाने के लिए कविता को समझना जरूरी है। आत्मा की सुंदरता पाने से जीवन के सारे कार्य हम सही तरीके से कर पाते हैं। प्रश्नपत्र 6 विभाग बी पद्य विभाग। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तेमा 14वां प्रश्न है, इंद्र के अनुसार कहाँ रहना तोते की मूर्खता है। तो तेमा जवाब आवशे डी, एटले के सुखे तरु पर। ત્યારબાદ જોઈએ ત્યારબાદ છે 15वां प्रश्न, भूख से लड़ता प्राणी कवि को कैसा लगता है। तो तेमा जवाब आवशे सी, एटले के सुंदर। ત્યારબાદ જોઈશું विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 16वां प्रश्न, अमीर खुसरो के अनुसार तोता खाली जग्या है। तो तेमा जवाब आवशे पहलो ऑप्शन एटले के गुणवंत। 17वां प्रश्न, प्रभु चंदन है तो भक्त खाली जग्या है। तो तेमा जवाब आवशे पहलो ऑप्शन एटले के पानी। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। 18वां प्रश्न, लकुटी लेकर रस खान। तो तेमा जवाब आवशे क,
એટલે કે कृष्ण की भांति वन में भटकते हुए गाय चराना चाहते हैं। मीराबाई ने अपने सदगुरु की कृपा से तो तेमा जवाब आवशे ब એટલે કે राम रतन धन पाया। ત્યારબાદ એક વાક્યવાળા પ્રશ્ન જવાબ છે તે જોઈએ। નિમ્નલિખિત પ્રશ્નों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 20वां प्रश्न शांति निकेतन क्या है? तो तेमा उत्तर आवशे शांति निकेतन तपोवन है जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नभमंडल में विचरण करते हैं। 21वां प्रश्न लोमड़ी क्या देख रही है थी? तेना उत्तर लोमड़ी कुत्ते से खरहे का पीछा किया और खरहा बिहड़ वन में छिप गया। बाद में कुत्ते का वापस जाना देख रही थी। 22वां प्रश्न नवयुग के नयनों में क्या भरा है? उत्तर नवयुग के नयनों में अग्नि के जलते हुए पुंज भरे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 23वां प्रश्न कवि ने जनशक्ति को संबोधित करते हुए क्या कहा? उत्तर आगे बढ़ते जाना है। इस तरह कवि ने मजदूर और किसान को जागरूक होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। कवि ने मजदूर एवं किसान को स्वयं जगने और दूसरों को भी जागरूक करने की प्रेरणा दी है। कवि ने मजदूर और किसान के श्रम की वंदना की है। कवि का कहना है कि असंतोष की आग बुझाकर लोगों से संतोष की भावना लागी है। विकास के राह पर निरंतर। त्यारबाद है 24वां प्रश्न कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी क्यों कहा है? उत्तर कवि की नदियाँ झीलों और सरोवर में सैलानी नौका विहार का आनंद लेते हैं। नावे कश्मीर की पहचान है। तेना अथवा एक प्रश्न है ते જોઈએ। सूखे पेड़ पर तोते को देखकर इंद्र को क्यों आश्चर्य हुआ? उत्तर सूखे पेड़ पर तोते को देख इंद्र को आश्चर्य हुआ क्योंकि तोता विशाल और सुंदर जंगल में अनेक हरे भरे वृक्षों को छोड़कर वह एक सूखे पेड़ के खोखले तने में अकेला रह रहा था। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। 25वां प्रश्न कवि ने मजदूर और किसान को क्या प्रेरणा दी है? उत्तर कवि ने मजदूर एवं किसान को स्वयं जागने और दूसरों को भी जागरूक करने की प्रेरणा दी है। कवि ने मजदूर और किसान के श्रम की वेदना की है। कवि का कहना है कि असंतोष की आग बुझाकर लोगों में संतोष की भावना लानी है। विकास के राह पर निरंतर आगे बढ़ते जाना। इस तरह कवि ने मजदूर और किसान को जागरूक होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तेना पण अथवा एक प्रश्न है ते જોઈએ। रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम किस प्रकार प्रकट किया? उत्तर गोपियाँ श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती है कि वे उनकी हर वस्तु धारण करने के लिए लालायित है। वे कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोरपंख धारण करेगी। अपने गले में वे गुंजों की माला पहनेगी। पीले रंग का वस्त्र ओढ़कर और हाथ में लाठी लेकर वे श्री कृष्ण के ग्वाल वेश को धारण करेगी। इतना ही नहीं, वे गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में भी भटकेगी। श्री कृष्ण के सारे रूप धारण करना उन्हें स्वीकार है, पर उनकी मुरली को वे कभी अपने होठों पर नहीं रखेगी। अपने होठों पर श्री कृष्ण की मुरली को रखकर उसे झूठा करके वे अपने आराध्य कृष्ण का अनादर नहीं करना चाहती। इस प्रकार रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को बड़े सुंदर ढंग से प्रकट किया है। ત્યારબાદ આશય છે નિમ્નલિખિત पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। मित्रों અહીં જે પ્રથમ આશય છે તે નવનીત અને અપેક્ષિતમાં મળેલ નથી, તેથી આ અથવાનો આશય છે જે મળેલ છે
તે હું તમને वीडियो में बताऊँ छूँ। जड़ता बनी चेतना सरसी। उत्तर, कवि ने अपनी कविता में बताया है कि हमारा देश सबसे महान है। हमारे देश में इतने पवित्रता है कि यहाँ जड़ तत्व भी चेतन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या अपने पति के शाप के कारण पत्थर बन जाती है और कई सालों बाद श्री राम का पावन स्पर्श पाकर पुनः अपने चेतन रूप में आ जाती है। प्रश्न पत्र 6 विभाग सी व्याकरण विभाग। निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 27वां प्रश्न, हाथ कंगन को आरती क्या? तो तेनो अर्थ थशे प्रत्यक्ष को साक्षियों की जरूरत नहीं पड़ती। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। 28वां प्रश्न, दो पहाड़ों के बीच की जमीन। तो तेमा जवाब आवशे घाटी। निम्नलिखित संधि को छोड़िए। 29वां प्रश्न, विरोचित। तो तेनो उत्तर आवशे वीर वत्ता उचित। निम्नलिखित संधि को जोड़िए। 30वां प्रश्न, नी वत्ता लज। तो तेनो उत्तर थशे निर्लज। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 31वां प्रश्न, कुंडली मारकर बैठना। तो तेनो अर्थ थशे स्थायी रूप से बैठना। मित्रों, अहीं वाक्य तमारे पोतानी जाते बनाववानुं रहेशे। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। 32वां प्रश्न, भ्रष्टाचार। तो तेनो विरोधी शब्द थशे शिष्टाचार। 33वां प्रश्न, उम्मीद। तो तेनो विरोधी शब्द थशे ना उम्मीद। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। 34वां प्रश्न, अविराम। तो तेनो पर्यायवाची शब्द थशे सतत। 35वां प्रश्न, पुत्र मतलब के पुत्र। तेनो पर्यायवाची शब्द थशे पुत्र। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। 36वां प्रश्न, गरजना। तो तेनी भाववाचक संज्ञा थशे गरज। 37वां प्रश्न, बढ़ना। तो तेनी भाववाचक संज्ञा थशे बढ़नापन। निम्नलिखित शब्दों की कर्तृवाचक संज्ञा लिखिए। 38वां प्रश्न, खाना। तो तेनी कर्तृवाचक संज्ञा थशे खवैया। 39वां प्रश्न, शास्त्र। तो तेनी कर्तृवाचक संज्ञा थशे शास्त्री। ત્યારબાદ જોઈએ निम्नलिखित शब्दों की विशेषण संज्ञा लिखिए। 40वां प्रश्न, व्यंग्य। तो तेनी विशेषण संज्ञा थशे व्यंग्यात्मक। 41वां प्रश्न, संकोच। तो तेनी विशेषण संज्ञा थशे संकोचन। निम्नलिखित समास को पहचानिए। 42वां प्रश्न, सुशिक्षित। तो तेनो समास थशे कर्मधारय समास। 43वां प्रश्न, चौकीदार। तो तेनो समास थशे उपपद तत्पुरुष समास। प्रश्नपत्र 6 विभाग डी लेखन विभाग। निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तेमां 44वां प्रश्न, टीवी अथवा पत्र लेखन। तो सौथी पहला आपणे टीवी विशेनी संक्षिप्त टिप्पणी जोईशुं। तेनो उत्तर आवशे सन 1926 में J.L. बेयर ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। भारत में 1959 में दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। सैटेलाइट की सहायता से टीवी सेट के माध्यम से दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम देखे जाते हैं। अब टीवी केंद्रों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इन केंद्रों से तरह तरह के कार्यक्रम प्रक्षेपित किए जाते हैं। टीवी पर समुचित समय पर और रुचिकर कार्यक्रम ही देखने चाहिए, वरना आंखें कमजोर हो सकती है। હવે ત્યારબાદ આપણે પત્ર લેખન વિશેનું સંક્ષિપ્ત ટિપ્પણી જોઈશું। તે અથવામાં છે। उत्तर, पत्र लिखना एक कला है। पत्र में सहजता, आत्मीयता, प्रसंगानुसार भाषा, शिष्टाचार का निर्वाह
आदि का होना जरूरी है। यह विचारों के आदान प्रदान का उत्तम 4 साधन है। पत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला निजी या व्यक्तिगत, दूसरा व्यावसायिक तथा तीसरा सरकारी एवं अर्ध सरकारी। पत्र के प्रमुख अंग इस प्रकार है। पहला, पत्र लिखने वाले का पता एवं दिनांक। दूसरा, संबोधन। तीसरा, पत्र का विषय। चौथा, अभिवादन। पांचवा, पत्र का मुख्य भाग। छठा, हस्ताक्षर के पूर्व प्रयुक्त शब्दावली तथा सातवां, पता। ત્યારબાદ જોઈએ निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। તેમાં આપણે 45વાं પ્રશ્ન છે, जनता चंगुल में कब फंसती है। મિત્રો અહીં મેં જવાબ ટાઈપ નથી કર્યા, હું જવાબ બોલું છું, તમે હું બોલું તેના પછી તમે લખી શકો છો। તો તેનો જવાબ આવશે, श्रोताओं की सहानुभूति अपनी ओर घसीटने के लिए चतुर वक्ता अपना भाषण किसी रोचक कहानी या घटना से आरंभ करते हैं। यदि जनता हंसती है तो चंगुल में फंसती है। आ जानो उत्तर है। त्यारबाद 46वां प्रश्न, हास्य का चाबुक कहाँ सहायक होता है। આનો ઉત્તર આપણે ફકરામાંથી ગોતવાનો છે, તો ચાલો આપણે પણ ફકરામાંથી તેનો ઉત્તર શોધીએ। तो आ फकराમાંથી તેનો उत्तर થશે, सामाजिक नियमों और मूल्यों को मान्यता दिलाने और रूढ़ियों को निष्कासित करने में पुलिस या कानून सहायता नहीं करता, किंतु वहाँ हास्य का चाबुक अचूक बैठता है। હવે ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈશું। 47વાं પ્રશ્ન છે, आदमी को रास्ते पर लाने का कौन सा उपाय बनाया गया है। चलो तेनो पण उत्तर शोधियो। हास्य के कोड़े, उपहास, डंक और व्यंग्य बाण मारकर आदमी को रास्ते पर लाया जा सकता है। ત્યારબાદ છે 48वां प्रश्न, इस परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक दीजिए। तो मारा अंदाजे तेना माटे एक उचित शीर्षक थशे, हास्य का महत्व। त्यारबाद जोईए, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। 50वां प्रश्न, हूँ अहीं मुद्दा नहीं वाँचतो, तमे मुद्दा वाँची सको छो, हूँ अहीं फक्त वार्ता वाँचूं छूं। आ वार्तानो शीर्षक थशे, सच्ची मित्रता अथवा तो मित्र हो तो ऐसा। श्याम और रामू गहरे मित्र थे। वे दोनों मछुआरे थे और समुद्र के पास एक गांव में रहते थे। श्यामू की शादी हो चुकी थी और वह एक बच्चे का पिता भी था। रामू अभी अविवाहित था। एक दिन दोनों मित्र एक ही नाव में बैठकर समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए निकले। वे समुद्र में दूर तक पहुंच गए। उसी समय अचानक आकाश का रंग बदलने लगा। तूफानी हवा चल पड़ी और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उछलने लगी। दोनों मित्र जिस नाव में बैठे थे वह पुरानी थी। तूफानी लहरों के थपेड़ों से वह टूट गई। उसका एक तख्ता अलग हो गया। दोनों मित्र उस तख्ते पर बैठकर किनारे पहुंचने की कोशिश करने लगे, पर वह तख्ता मुश्किल से एक ही आदमी का भार संभाल सकता था। दोनों को लगा कि यदि वे इस तरह तख्ते पर रहेंगे तो दोनों ही डूब जाएंगे। इस हालत में रामू ने कहा, श्यामू तुम इस तख्ते पर ही रहो, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। तुम पर पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी है। मेरी तो बस एक बूढ़ी माँ ही है। तुम मेरी माँ की भी देखभाल करते रहना। श्यामू चिल्लाया, नहीं। किंतु तब एक तो रामू ने तख्ता छोड़ दिया। देखते ही देखते वह तूफानी लहरों में समा गया। श्यामू किसी तरह किनारे पहुंच गया। रामू के बलिदान पर सारे गांव में शोक मनाया गया। सबके होठों थी मित्र हो तो रामू जैसा हो। पर एक ही बात, હવે તેનો બોધ જોઈએ।
सच्ची मित्रता निस्वार्थ और त्यागपूर्ण होती है। ત્યારબાદ છે निम्नलिखित किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। तो આપણે જે વિષય પર નિબંધ જોઈશું તે છે यदि मैं वैज्ञानिक होता। મિત્રો અહીં મેં 3માંથી એક જ નિબંધ બંધાવ્યો છે અને મિત્રો અહીં હું નિબંધ નથી વાંચતો। હું વિડીયોમાં 5 સેકન્ડ માટે આ બંને ફકરા રાખું છું, તમે તેને રીડ કરી શકો છો। હવે ત્યારબાદ જોઈશું આને પણ હું 5 સેકન્ડ માટે રાખું છું। મિત્રો અહીં આપણે વિડીયો સમાપ્ત કરીએ છીએ। જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી તમારા મિત્રો સાથે વધુમાં વધુ શેર જરૂરથી કરજો અને જો તમે ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। હવે મળીશું બીજા વિડીયોમાં। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।